हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज देख लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट सेकंड के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी यूनिट सेकंड फिनिश। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ वो कौन कौन से मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के जो इस साल आने वाले हैं। ओके सर, तो यूनिट का नाम पहले याद करो ठीक से, रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, यूनिट सेकंड है हमारी और 2025 बैच है। घबराना मत, डरना मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को संबंधित करने वाला रूपांतरण समीकरण है। यानी कि दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को संबंधित करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। चार ऑप्शन है, लोरेंज, गैलीलियन, न्यूटोनियन एंड इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पढ़ो और समझ में ना आए तो कुछ टाइम रुक जाओ और दिमाग लगाओ यार ये क्वेश्चन किस यूनिट का है, और उस यूनिट में जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दो। जैसे यूनिट सेकंड में गैलीलियन, न्यूटोनियन का नाम नहीं आता, ये यूनिट फर्स्ट के, तो बचा कौन सा हमारा, लोरेंज। ठीक है, तो यहाँ लोरेंज मेन है। ठीक है, इससे हर साल 1, 2 या 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। ठीक है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद करो और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो वो सब आप देख लो। ठीक है, थ्योरी वाइज देख लो, थ्योरी पढ़ लोगे। ठीक है, तो हर एक एमसीक्यू आप आसानी से कर दोगे। चलिए देख लेते हैं। दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को संबंधित करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो वो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है। चलिए मिल गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्रेम एस मानते हैं, दूसरा फ्रेम एस डैश मानते हैं। ठीक है, अरे ये पढ़ा हुआ आपने, छोड़ो। सेकंड नंबर है, समय के लिए व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। समय के लिए व्युत्क्रम, ध्यान देना, समय के लिए व्युत्क्रम, फोकस करना ठीक से। देखो, समय के लिए व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण है। ये व्युत्क्रम पूछा उल्टा, व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण है। बेटा क्या होगी, टी इक्वल टू, ठीक है, टी इक्वल टू गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। इनमें से जल्दी बताओ, चार ऑप्शन देखो और चारों के चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और वही हमें चुनना है इनमें से। ठीक है, जिसको पढ़ा होगा, याद होगा, वो तो कर देगा, वरना सब धूल में लठ मारेंगे, है भाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला है। मेरी मानो तो आप यही 25 क्वेश्चन पढ़ के जाना, इसमें से काफ़ी फंसेगा आपका। ठीक है, पक्का इन्हीं में से पेपर आने वाला है। और वैसे भी आपको छूट मिलती है अगर पेपर 75 नंबर का, यानी कि अगर पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 60 करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। ये बेनिफिट मिलता है आपको इस चीज़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 4 वेक्टर के रूप में लोरेंज समीकरण है। भैया बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। 4 वेक्टर कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड एंड टाइम टी। ठीक है, अच्छा इनमें से पढ़ो, एक्स म्यू डैश इक्वल टू एक्स म्यू न्यू। बेटा ये न्यू होता है, ये न्यू। ठीक है, भी मत समझना इसको, न्यू होता है ये। ए म्यू न्यू एक्स न्यू, एक्स म्यू डैश इक्वल टू ए न्यू म्यू एक्स न्यू। ठीक है, फिर एक्स म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स न्यू, एक्स म्यू डैश इक्वल टू ए न्यू म्यू एक्स न्यू। तो देखो ये दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं, ये दोनों चीज़ें हमें क्या लग रही हैं, सेम लग रही हैं, और ये दोनों चीज़ें हमें सेम लग रही हैं। इसका मतलब है जो राइट ऑप्शन है ना हमारा वो ये वाला है। ठीक है, ये सब फोकस करना आप ठीक से। एक्स डैश म्यू, ठीक है, इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स न्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, सी नंबर है। सी पे टिक लगाओ, बढ़िया करके याद करो। अच्छा ठीक है, राशि जो लोरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चित रहती है वह है, राशि जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निश्चित रहती है वो है। तभी तो बोल रहा हूँ थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि सारे एमसीक्यू थ्योरी से तो हैं। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, नहीं ये माइनस में होना चाहिए। तो माइनस वाला कहाँ पे है, इसमें माइनस वाला ये हैगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब है ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। आप जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके सर। अच्छा, वेग को बढ़ाने पर छड़ की लंबाई, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है।
बेग को बढ़ाने पर छड़ की लंबाई घटेगी बढ़ेगी। देखो आपने पढ़ा होगा लेंथ कंट्रैक्शन का सूत्र क्या आता है, जल्दी बताओ। लेंथ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है L बराबर L नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फाइन करोगे तो लेंथ हमेशा कम ही आती है, ए लाइन पे फोकस करना, घटती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, लेंथ क्या होगा तुम्हारे पास, घट जाएगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि जैसे जैसे बेग बढ़ाओगे आप, तो बेग को बढ़ाने पर छड़ की लंबाई जो होती है वो हमेशा क्या होती है, घटती है। इसको बोलते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। जितना बेग बढ़ेगा उतनी लेंथ क्या होगी तुम्हारे पास, कम होगी। अब सोचने वाली बात है यार, एक फ्रेम में 2 मीटर है, तो दूसरे फ्रेम में अगर वो तेज स्पीड से भाग रहा है तो यानी कि 0.5 सी 0.8 सी, यानी कि सी का आधा या सी का 0.8, ठीक है, तो उसकी लेंथ हमेशा कम हो जाती है। ये पढ़ रखा होगा आपने। तो घटती है, बेग को बढ़ाने पर छड़ की लंबाई क्या होती है, घटती है। लाइन पे ध्यान देना, बेग को बढ़ाने पर छड़ की लंबाई घटती है। अच्छा, समय विस्तार किसका परिणाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय विस्तार किसका परिणाम है यार, समय विस्तार यानी कि टाइम डायलेशन बोलते हैं इसको। टाइम डायलेशन समझते हो है? चलो मैं एग्जांपल देकर समझाऊं तुम्हें। मान लो आज आप 25 साल के हो और आपका फ्रेंड भी क्या है, 25 साल का है। ठीक है, मैंने बोला कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे ना आप, टाइम जो है डिले हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम। यानी कि स्पीड जो होती है वो टाइम पे कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी स्पीड बढ़ाओगे टाइम क्या होगा, उतना कम होगा। मान लो आज आप 25 साल के हैं, आपका दोस्त भी क्या है, 25 साल का है। आप क्या पे हैं, आप पृथ्वी पे हैं। आप कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर है इस समय। ठीक है, आप 25 साल के हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं। आपका दोस्त को रॉकेट ने बिठाया, ठीक है, और उसको जो है 0.8 सी यानी कि प्रकाश की चाल के लगभग बराबर हो गया, ठीक है, से अगर मैंने रॉकेट को दौड़ा दिया, ठीक है, तो महज 4 साल बाद आप कितने साल के होगे, 29 साल के, 29 वर्ष के हो जाओगे। और अगर मैंने इसको इतनी चाल से रॉकेट ने बिठाकर दौड़ा दिया तो मात्र इसे 2, 4, 5 मिनट यानी कि कुछ ही घंटे लगेंगे। यानी कि जब कुछ घंटे बाद ये पृथ्वी पर लौटेगा तो आप जो है 4 साल पुराने हो जाओगे, यानी कि ओल्ड हो जाओगे। समझ गए इस चीज़ को? ऐसा होता है टाइम डायलेशन। समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। ठीक है, मात्र इसको 1 घंटा लगेगा, इसको लगेगा कुल 1 घंटा हुआ, जबकि पृथ्वी पे इस इंसान को 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। जब आगे देखेगा तो आप 4 साल ओल्ड हो चुके होगे और वो ऐसे का ऐसे बोला रहे मुझे तो 1-1.5 घंटा हुआ। ऐसा होता है टाइम डायलेशन। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन यानी कि समय विस्तार। समझो इस चीज़ को, समझो जरा। जैसे स्पीड बढ़ाओगे, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी टाइम उतना घटता है, लेंथ भी घटती है, टाइम भी घटता है। समय विस्तार किसका परिणाम है, तो भैया लोरेंज रूपांतरण का। ठीक है, लोरेंज रूपांतरण का क्या है, समय विस्तार किसका परिणाम है, लोरेंज रूपांतरण का। ठीक है, राइट। अच्छा, समय अंतराल वृद्धि का सूत्र है, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, भाई मुझे नहीं पता, आप खुद बताओ। देखो एक फॉर्मूला तो हमारा ही आता है टाइम डायलेशन का, T = T0, ठीक है, अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला ये भी आता है T2 डैश माइनस के T1 डैश इक्वल टू T2 माइनस के T1, ठीक है, अपोन में रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी आता है डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कौन सा, तीनों में से कोई दिखाई दे रही है आपको, तीनों में से कोई भी एक दिखाई दे रही हो समझ जाना वही है मेरा इसका आंसर। कौन सा दिखाई दे रही है, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी डैश अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज नॉट राइट आंसर। डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हाँ ये राइट ऑप्शन है क्योंकि यह हमें मिल गया। ठीक है, तो डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको समझो जरा ठीक से आप इस चीज़ को। ओके ओके ओके, हो गया क्वेश्चन हमारा। 7 क्वेश्चन हो गए पूरे। ठीक है, तो 7 के 7 क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, ये बताओ जल्दी फास्टली। आ गए ना, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि मुझे 25 क्वेश्चन पूरे करने हैं आज में। ठीक है, हो गए क्वेश्चन 7। चलिए 8वां क्वेश्चन और देख लेते हैं कि सही संबंध है L बराबर L नोट अपॉन 1 यानी कि रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बी नंबर है L बराबर L नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड L बराबर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन L नोट एंड डी नंबर हमारा ये है। अच्छा, मैंने जो फॉर्मूला तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले, वो क्या फॉर्मूला बताया था लेंथ वाला, ठीक है, लेंथ कंट्रैक्शन का, L बराबर L नोट
√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला है, ये सही संबंध है। L बराबर L नोट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूले कई पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान देना, कई फॉर्मूले पूछे जाते हैं पेपर में। अभी आप अनजान हो, आपको पता नहीं है पेपर में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता, बस पढ़े शुद्ध हो, ठीक है। इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। 0.8c वेग से अपनी लंबाई के समांतर गतिमान 1 मीटर की छड़ की लंबाई की आभासी लंबाई है। 0.8c वेग से अपनी लंबाई के समांतर गतिमान 1 मीटर छड़ की आभासी लंबाई कितनी होगी? भाई मुझे नहीं पता, आप खुद से दिमाग लगाओ। चलिए एक बार निकाल के देखते हैं इस चीज़ को। फॉर्मूला ये वाला रहेगा हमारा, L बराबर लंबाई कितनी दे रखी है हमारी, 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। अच्छा v का मान कितना दे रखा, 1 माइनस v का मान कितना है भाई, v का मान दे रखा 0.8c, 0.8c का स्क्वायर और अपोन में c का स्क्वायर, ठीक है। चलिए L इक्वल टू √1 माइनस, देखो स्क्वायर से स्क्वायर मेरे पास, यानी कि c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 0.64 हमारा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 1.00 में से 0.64 घटाना ज़रा, कितना बचेगा भाई, 10 में से 4 घटाया कितना बचा तुम्हारे पास, 6 और 3 0, 0.36 है ना, ये तो बचा ना। L बराबर 0.36, इसका वर्गमूल कितना होता है 100, 6/100 यानी कि 10, 0.6। तो L का मान कितना आ गया 0.6। इस तरह से आप फाइन कर सकते हो 0.6। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लगे कि 0.8c वेग से अपनी लंबाई के समांतर की जगह अनुदिश दे सकता, तो 0.8 की जगह 0.5 कर सकता, 0.7 कर सकता, तो कितनी आभासी लंबाई होगी, तो तुरंत बता देना। ये फॉर्मूला लगा के कि L बराबर L नोट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला याद है और ऐसा करके मैं निकाल सकता हूँ, है नहीं। चलिए इसका बी नंबर क्या है, राइट लगाओ। पृथ्वी पर खड़े प्रेषक को गतिमान निर्देश फ्रेम में एक छड़ी प्रतीत होगी, सुस्त चलती हुई, तेज चलती हुई, रुकी हुई, समान समय बताती हुई। यार निर्देश फ्रेम में एक छड़ी प्रतीक होगी, छड़ी नहीं है घड़ी है यार, ये तो कह रहा हूँ घड़ी है, घड़ी, ये अजीब सा लग रहा है ना, ये आपसे, ये घड़ी है। पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को गतिमान निर्देश फ्रेम में एक घड़ी प्रतीत होगी, एक घड़ी प्रतीत होगी, कैसे, सुस्त चलती हुई, तेज चलती हुई, रुकी हुई, या समान समय बताती हुई, समान समय बताती हुई। जल्दी बताओ फास्टली, क्या लग रहा है आपको? मैंने चारों ऑप्शन सही कर दिया, क्वेश्चन में सही कर दिया, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, बताओ जल्दी। अरे भैया मैंने क्या बताया कि अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब आप अगर कोई घड़ी, ठीक है, स्पीड से चल रही है तो वो क्या दिखाएगी आपको, टाइम कम दिखाएगी। टाइम कम का मतलब सुस्त चलती हुई, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ये वाला क्या है, इसका राइट ऑप्शन है भैया, बहुत जरूरी है। सुस्त चलती हुई, ऐसे चलती है सुस्त बिल्कुल। अच्छा, म्यू मेसोन का 6 समर्थन करता है, कौन करता है? म्यू मेसोन का 6 समर्थन कौन करता है? लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ठीक है, या मास रिलेटिविटी, या फिर एनर्जी रिलेटिविटी। जल्दी बताओ फास्टली, कौन सा आपको सही लग रहा है? तो समय विस्तार, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। तो म्यू मेसोन का 6 समर्थन करता है समय विस्तार, ठीक है। चलिए अच्छा ध्यान देना, एक रॉकेट का वेग 0.6c है, रॉकेट के सापेक्ष प्रकाश का वेग होगा। एक रॉकेट का वेग 0.6c है, तो रॉकेट के सापेक्ष प्रकाश का वेग होगा। तो प्रकाश के वेग को कोई बदलने वाला पैदा हुआ है? नहीं हुआ है ना, प्रकाश का वेग c सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। ऑप्शन है 0.5 से 0.4c, 1.6 यानी कि 1.6c, और लास्ट ऑप्शन है मेरे पास डी नंबर सी। तो डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि प्रकाश का वेग, रॉकेट आप कितने भी स्पीड से दौड़ाओ लेकिन प्रकाश के वेग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, आपको आप दिमाग लगाओगे यार मैं हल करके इसका आंसर निकालूं, बट हल करने की हमें जरूरत नहीं है। सी क्या है? प्रकाश की चाल होती है, इसका मान कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बढ़िया सर। चलिए, 2 फोटोन एक दूसरे से दूर जाते हैं जब उनका अपेक्षित वेग होगा। 2 फोटोन एक दूसरे से दूर जाएं या 2 फोटोन एक दूसरे के पास आएँ, प्रकाश का वेग कभी चेंज नहीं होगा, वो इतने का इतने रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि सी की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर तुमसे पूछ लिया 2 फोटोन एक दूसरे से दूर जाते हैं या 2 फोटोन एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनका अपेक्षित वेग कितना होगा? भैया घबराना नहीं है, डरना नहीं है, प्रकाश का वेग सी सेम रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, किसी कण का अपेक्षित यानी किसी कण का अपेक्षिकीय द्रव्यमान जो होता है वो वेग के साथ बढ़ता है, वेग के साथ घटता है, वेग के साथ घटता है और अंत में शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब अधिकांश बच्चों का जो ऑप्शन होगा ना वो ये वाला होगा, वेग के साथ घटता है और अंत में शून्य हो जाता है ना।
अधिकांश बच्चों का यही ऑप्शन होगा, पर ऐसा होता नहीं है। द्रव्यमान हमेशा बढ़ता है, जितनी स्पीड बढ़ेगी द्रव्यमान क्या होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ये ध्यान देना इस चीज़ में। तो वेग के साथ क्या होता है, वेग के साथ क्या होता है, कहाँ ये आएगा, वेग के साथ क्या होता है, बढ़ता है। द्रव्यमान हमेशा वेग के साथ क्या होता है, बढ़ता है, ये ध्यान देना। टाइम घटता है, लंबाई घटती है, और द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। इस लाइन पर फोकस करना ठीक से आप, ओके। तो किसी कण का अपेक्षिकीय द्रव्यमान वेग के साथ हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, सही संबंध है, सही संबंध है, कभी आपने क्वेश्चन पढ़ी होगी, E बराबर mc²। ये आइंस्टीन की क्या है, ये आइंस्टीन की द्रव्यमान यानी कि मास एनर्जी मास इक्वेशन है ना, आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन है, ये आपने पढ़ी होगी। E बराबर mc²। कहाँ से आती है ये कहाँ से आती है? अरे सर हम अपनी जेब से डालते हैं, अरे ऐसे थोड़ी ना डालते जेब से, ये इससे आती है। m बराबर m0 अपॉन √1 - v² ठीक है। m बराबर m0 अपॉन √1 - v²/c², ठीक है। इससे मैंने ड्राइव करवाई है BSc 4th सेमेस्टर फिजिक्स थ्योरी वाइज एग्जाम पेपर, जिन बच्चों के हैं वो जाके देख लेना प्ले लिस्ट में, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक मोस्टली इंपॉर्टेंट सब मिल जाएंगे। ओके सर, m बराबर m0 √1 - v²/c²। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आ गया। 15 में तो हमारा क्वेश्चन हो गया, सही संबंध है भाई, ये सही संबंध है। अब 16वां, युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या लग रहा है आपको? भाई युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कौन सी होगी भाई? ना आप बताओ, मुझे नहीं पता, तुम खुद बताओ। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने कभी 12th क्लास में पढ़ा होगा, ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर इससे कम होगी तो क्या होगा? युग्म उत्पादन की जगह प्रकाश वैद्युत प्रभाव से होगा। ये सब पढ़ रखा आपने, अब तो बहुत इंटेलिजेंट है यार। चलिए, क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? 16 हो गए। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मारो, 9 क्वेश्चन करवाता हूँ अभी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सापेक्षिकता का विशेष सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कि सापेक्षिकता का विशेष सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन, किससे संबंधित है? यानी कि संदर्भ अजड़त्वीय फ्रेम से, संदर्भ जड़त्वीय फ्रेम से, या स्पेस कला वक्रता से, या बी व्हील क्षणता से। जल्दी बताओ कौन सा है भैया, कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, किसके लिए? ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू होती है तो भैया संदर्भ जड़त्वीय फ्रेम के लिए। ठीक है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या होती है, ये थ्योरी लागू होती है। याद कर लो ठीक से। ओके, सापेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर संवेग ऊर्जा संबंध है। भाई ये पेपर में आता है, ये बहुत मोस्ट है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत मोस्ट है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में थ्योरी वाइज में ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन की पूछी गई थी। ठीक है, हो सकता है कि इस बार इसका एमसीक्यू, जिन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू वाइज पेपर होंगे, हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 18, सापेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर संवेग ऊर्जा संबंध है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का फंसेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। संवेग ऊर्जा संबंध है तो भाई वो होता है ए नंबर, E² बराबर P²C² प्लस m0² C⁴। ना ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है। कौन सा होता है? अगर स्क्वायर डालोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? रूट आ जाएगा। कभी कभी किसी ऑप्शन में ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, K² प्लस m0² C⁴, ऐसे ही मिल सकता है आपको, पर घबराना नहीं है। ठीक है, सबका आंसर एक ही होता है। तो सापेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर संवेग ऊर्जा संबंध है, स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो, यानी कि E² बराबर P²C² प्लस m0² C⁴। चलिए, गतिमान कण के वेग से प्रकाश के वेग तक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। यानी कि गतिमान कण के वेग में प्रकाश के वेग तक, यानी कि गतिमान कण है उसका वेग आपको प्रकाश के वेग तक बढ़ाना है। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको? भैया बहुत ज़्यादा है, अनंत ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि शून्य अनंत परिमित कुछ भी हो सकता है, तो भैया अनंत ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, बहुत हाई फाई ऊर्जा। ठीक है, तब जाकर कोई भी कण प्रकाश के वेग के बराबर चल सकता है, वरना तो हर कण का वेग प्रकाश के वेग से कम ही होता। शून्य ब्राह्म द्रव्यमान का कण किस वेग से गति करता है? शून्य ब्राह्म द्रव्यमान का कण, शून्य ब्राह्म द्रव्यमान, ऐसा कण जिसका ब्राह्म द्रव्यमान 0 है, वो किस वेग से गति करेगा? सोचने वाली बात है सर, ऐसा कण भी होता है जिसका ब्राह्म द्रव्यमान 0 है और वो किस वेग से गति करेगा? तो भैया प्रकाश के वेग से गति करेगा। कहीं है इसमें? हाँ, यह है तो ऑप्शन, प्रकाश के वेग से कम
कर सकता है, प्रकाश के वेग से अधिक नहीं कर सकता। शून्य वेग से क्यों गति करेगा? गति, अरे यार वेग शून्य होगा तो फिर गति कहाँ से करेगा? सिंपल सी बात है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए नंबर है, प्रकाश के वेग से। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। शून्य ग्राम द्रव्यमान का कण किस वेग से गति करता है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यार प्रकाश के वेग से क्या करता है? ये गति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। गति अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाया था यूनिट फर्स्ट में। गति अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है तो पता होना चाहिए आपको कितना होता है? एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एच फॉर प्लांक कांस्टेंट, सी फॉर लाइट ऑफ यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, 0 सी नंबर है, एच न्यू अपॉन सी, एच अपॉन लैम्डा। ये मत लगा ना, अधिकांश बच्चे इस पे लगाते हैं ये पी बराबर एच अपॉन लैम्डा होता है। किसका इक्वेशन है? ये डी ब्रोगली इक्वेशन होती है। ठीक है, बट हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर ये वाला, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। जब पढ़ोगे तो जानोगे, थ्योरी पढ़ोगे समझोगे। ठीक है, ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग होगा, ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग होगा भैया, बहुत जरूरी है यार। तो ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग होगा तो पढ़ रखा आपने, ई बराबर एस सी वाई लैम्डा। ठीक है, और ई बराबर कितना होता है? एच अपॉन लैम्डा, डी ब्रोगली इक्वेशन से पी सी के बराबर होता है। तो पी बराबर किसका आ गया? ई अपॉन सी। पी क्या है यहाँ पे? हमारा संवेग है। पी क्या है? हमारा संवेग है। पी बराबर ई अपॉन सी। कहीं है इसमें ई सी स्क्वायर, ई अपॉन सी आएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ई अपॉन सी। तो यही पूछता है कि ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग कितना होता है, तो आपका आंसर होगा ई अपॉन सी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 0.99 सी है तो इसकी ऊर्जा होगी, देखो ये निकालना पड़ेगा आपको, ये एनर्जी और वेग से निकालना पड़ेगा भैया। तो इसका मैं ऐसे डायरेक्ट मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ए नंबर है 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.031 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.6 जो होता है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, हल करके देखना आ जाएगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि की होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि यार कैसे निकालोगे? एम नोट माइनस के एम, एम नोट क्या है? ब्राह्म द्रव्यमान होता है, एम गतिमान कण का द्रव्यमान होता है, एम माइनस के एम नोट सी स्क्वायर हो गया, एम नोट माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम माइनस के एम नोट अपॉन सी स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ये वाला होता है इसका, यानी कि एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर। ये आप पढ़ लेना, एम बराबर एम नोट, जहाँ पर हम ई बराबर एम सी स्क्वायर सूत्र का निगमन करते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन के द्रव्यमान और समय निगमन करते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो वो यही निकल कर आता है के का मान एम माइनस के एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन मत छोड़ना यार आप, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस वेग पर ब्राह्म द्रव्यमान का दुगुना हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस वेग पर, ठीक है, ब्राह्म द्रव्यमान का दुगुना हो जाता है? तो ये हल करके आता निकालना पड़ता है ये हम लोगों को। अब बिना निकाले मैं बता दूंगा आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, किस वेग पर ब्राह्म द्रव्यमान का दुगुना हो जाता है? तो उस वेग का नाम क्या है? 0.5 सी, 0.87 सी, 0.4 सी। जब आप हल करोगे तो ये आगा इसका आंसर। ठीक है, 0.87 सी, 0.87 सी। सी क्या है? प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से मैंने ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इनको छोड़ना मत, ठीक से याद करना, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।